नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन खन्ना पटेल हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूं और मैं आप सबको विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो आने वाला समय है जो भारत के लिए बहुत ही निर्णायकपूर्ण है, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी और हार्ट डिजीज़ वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ही सालों में भारत जो है इस मामले में विश्व में सबसे ऊपर आने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं हृदय रोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इन दोनों बीमारियों को हम मेडिसिन की लैंग्वेज में साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें रोगी को ये समझाना रहता है कि भाई मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ। शुरू के 8 से 10 साल ना ब्लड प्रेशर ना डायबिटीज़, इन दोनों बीमारियों के कोई भी सिम्टम मरीज़ को नहीं आते हैं। मरीज़ को लगता है कि मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ, इसके लिए उसको समझाना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कुछ सालों के बाद नुकसान करना शुरू करते हैं, चाहे वो अनकंट्रोल्ड भी रहे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इन दोनों बीमारियों का पता चले और रेगुलर इलाज रहे तो ही हम इनसे होने वाले बॉडी को नुकसान को बचा सकते हैं। दोनों बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आज की डेट में उपलब्ध हैं, जिससे हम ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसमें बताने का ज़रूरी है कि ये दोनों बीमारियाँ जीवन भर चलने वाली बीमारियाँ, लाइफ टाइम डिजीज़ हैं। ये इसका कोई भी शर्तिया इलाज नहीं होता है। जो भी इस तरह की पब्लिसिटी कर रहा है कि मैं ब्लड प्रेशर या शुगर को मैं ठीक कर सकता हूँ, वो ठीक नहीं है। आपको इसका परहेज़ और इलाज दोनों साथ साथ करना रहता है। ब्लड प्रेशर के परहेज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नमक वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, चाहे वो नमकीन हो, नमकीन बिस्किट हो, अचार हो, सॉसेज हों, केचप्स हों, इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में कम करना है। और जो खाना बनाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं उसमें भी आपको कमी करनी रहती है। शुगर के परहेज़ के लिए आपको शक्कर की मात्रा, मीठी चीज़ें, जंक फूड्स, मिठाइयाँ, इन सबको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना रहता है और साथ ही साथ दवाइयाँ लेनी रहती हैं और उसके साथ साथ रेगुलर चेकअप, जिसके अकॉर्डिंग जो कोई भी आपके डॉक्टर हैं वो दवाइयों की डोज को एडजस्ट करते रहेंगे, ताकि आपका जो शुगर है वो विद इन कंट्रोल रहे। जिसके लिए हम 3 मंथ्स की शुगर करते हैं, जिसमें एक एवरेज HbA1c पता चल जाता है कि आपका शुगर का कंट्रोल कैसा रहा। स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो पान मसाला है, चाहे सिगरेट है, बीड़ी है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसमें दिल के अलावा फेफड़े, दिमाग, शरीर का हर अंग जो है नुकसान होता है उसको, जिसमें हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है, फेफड़े की बीमारी बढ़ने का रिस्क, फेफड़े का कैंसर बढ़ने का रिस्क। जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें मुंह का कैंसर या जीभ का कैंसर बढ़ने का रिस्क, पेट का कैंसर बढ़ने का रिस्क। जो स्मोकिंग करते हैं उनके पैरों में ज़ख्म होने का और पैरों के सड़ने का रिस्क रहता है। तो इसलिए किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन वो आपको अवॉइड करना है, वो वर्जित है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल की, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की। इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये एक तरह का आपका शरीर की बनावट ऐसी है कि कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर में बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्मोकिंग के साथ साथ ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपके शरीर में दिल की बीमारियों को और दिमाग की बीमारियों को, यानी कि स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस के अटैक को बढ़ाता है। इसको जानने का एक ही ढंग है कि आप रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराएं, जो कि बेसिकली आपको लिपिड प्रोफाइल चेक कराना रहता है, क्योंकि शरीर में कुछ कोलेस्ट्रॉल्स को हम गुड कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं, कुछ को बैड कोलेस्ट्रॉल्स। तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करना ज़रूरी है। वो आपको आपके जो डॉक्टर इंचार्ज हैं वो ही आपको सही से इसके बारे में गाइड कर सकते हैं और इसका सही से दवाइयाँ वगैरह देके समाधान कर सकते हैं। जिन दवाइयों पे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है वो दवाइयाँ आपको काफ़ी लंबे समय के लिए लेनी रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो आप उन दवाइयों को बंद करें, ताकि नहीं तो वो दोबारा से बढ़ने का चांस रहता है। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के साथ अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है तो ये आपके बीमारी के रिस्क को काफ़ी गुना बढ़ा देता है। इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल अपना लिपिड प्रोफाइल इनफैक्ट चेक करा के अपना सारे लेवल्स कंट्रोल में रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि ज़्यादा वजन के बारे में।
वज़न बढ़ने के कुछ कारण रहते हैं। एक तो है कि आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है, आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उन्हीं का वज़न ज़्यादा है, तो आप में भी टेंडेंसी रहती है कि आपका वज़न भी नॉर्मल आदमी से ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा आज की डेट में जो हमारा जंक फूड इंटेक बढ़ रहा है, फास्ट फूड इंटेक बढ़ रहा है, हमारा स्वीट्स का इंटेक बढ़ रहा है, मीठे पदार्थों का इंटेक बढ़ रहा है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम व्यायाम की कमी हो रही है, तो इन सब वजह से मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है भारत में भी और दुनिया में भी। और हम भी धीरे धीरे एक तरह के मोटापे के एपिडेमिक की तरफ और मोटापे की महामारी की तरफ हम जा रहे हैं। इसको जाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है और अपनी डाइट कंट्रोल की ज़रूरत रहती है। मोटापा एक तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर और शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है। इसके अलावा जो मोटापे के लोग होते हैं, इनको एक तरह की बीमारी OSA जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो भी बढ़ जाती है। उसमें जो मरीज़ रात को खर्राटे लेते हैं और उनको दिन में नींद आती है, चाहे ड्राइविंग करते हुए, चाहे ऑफिस में अपने क्लाइंट से बात करते हुए, या अपना कोई क्लैरिकल काम करते हुए, अगर उनको लगता है कि रात को वो खर्राटे लेते हैं, वज़न ज़्यादा है और दिन में नींद आती है, तो ऐसे लोगों को हम OSA कहते हैं। इसके लिए स्पेशल टेस्ट रहता है जिसको हम स्लीप स्टडी या PSG कहते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी। वो करा के अगर उसमें OSA का एलिमेंट आता है, OSA डायग्नोज होता है, तो उसके स्पेसिफिक इलाज रहते हैं जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसको भी शुरू करा सकते हैं। मोटापा और OSA दोनों ही हृदय की बीमारी और दिमाग की बीमारी या स्ट्रोक को जन्म देती हैं, जो कि फिर आपके लिए लाइफ टाइम लायबिलिटी बन जाती हैं। हृदय की बीमारी के लिए जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके घर में आपके माता पिता या आपके भाई बहन किसी को यंग एज में अगर हार्ट की बीमारी हुई है, जिसमें हम हार्ट अटैक का होना, किसी को स्टेंट होना या बाईपास होना उसको मानते हैं। और अगर किसी जेंट्स को, मेल पेशेंट को अगर 55 ईयर से कम, 55 साल की उम्र से कम, और फीमेल पेशेंट को 65 से कम या 65 साल की उम्र से कम अगर हार्ट डिजीज़ है, तो उसको हम पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री कहते हैं। और इस तरह की अगर आपकी हिस्ट्री है तो आप अपने भाई बहन या माता पिता तो बदल नहीं सकते, लेकिन बेसिकली उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप भी एक तरह से हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक रिस्क के उसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसमें आप जो एनुअल चेकअप कराते हैं उसमें अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग और रेगुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक, ये सब करा के, और अगर वो आता है तो आपको उन बीमारियों का इलाज, और इसके अलावा तंबाकू का सेवन को अवॉइड करना है, अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को अवॉइड करना है, अपने वज़न को मेंटेन करना है। आप उसमें इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा थायराइड डिजीज़ की, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली कहते हैं, या कई बार कुछ केसेस में हाइपरथायराइडिज्म भी रहता है। ये इसको हम रेगुलर रिस्क फैक्टर में तो नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जांच करें तो हम ये पाते हैं कि रफली 30% ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ या हार्ट के पेशेंट, अगर हम इनको स्क्रीन करें तो इनको कोई ना कोई थायराइड की बीमारी साथ में पाई जाती है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को धड़कन बढ़ने की दिक्कत रहती है, वो आते तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास हैं कि भाई हमारी धड़कन बढ़ रही है, उनको हम अगर स्क्रीन करें तो उसमें एक दूसरी तरह का थायराइड यानी कि हाइपरथायराइड भी पाया जाता है, वो भी हार्ट और स्ट्रोक रिस्क दोनों को बढ़ाता है। तो ये हम इनको रेगुलर रिस्क फैक्टर में ना गिनते हुए भी एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट और स्ट्रोक दोनों के पेशेंट्स को काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए तरीका वही है, स्क्रीनिंग और थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो कि एक रेगुलर पेशेंट जब भी एनुअल चेकअप के लिए जाए तो वो साथ में करा सकते हैं। इसके लिए अलावा जो लेडीज़ हैं जिनको पीरियड्स की दिक्कत रहती है, उनमें भी कई बार जो बेसिक कारण है वो थायराइड डिजीज़ ही रहता है, और अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग चले काफ़ी समय तक बिना डायग्नोसिस के चले, तो वो हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक रिस्क को बढ़ा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ रही है वो है शराब का या लिकर का सेवन, जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बढ़ भी रहा है और यंगर एज में भी आ रहा है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी आ रहा है। ये इसका बेसिकली यही है कि हार्ट के लिए तो हम फिर भी अप टू 2 बैग्स अलाउ कर देते हैं कि या ओकेजनली आप ले लें, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि शराब शरीर को नुकसान ही करती है। वो हार्ट के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी अंग हैं उसमें, चाहे लिवर हो, ब्रेन हो, पेट हो,
सबको नुकसान करती है, जिसमें स्ट्रोक रिस्क बढ़ने का रिस्क रहता है। और इसके अलावा एक बीमारी जिसको हम अल्ज़ीमर्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें याददाश्त मरीज़ की धीरे धीरे चली जाती है, वो सब भी शरीर को नुकसान करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत हाई डोज में सेवन करें तो आप जानते हैं कि रोड साइड एक्सीडेंट्स और इस तरह का रिस्क भी, जो रोड साइड एक्सीडेंट में मरीज़ अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी एक तरह का नुकसानदायक हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि हमारी जो रोज़ की दिनचर्या है ये काफ़ी आरामपूर्वक हो गई है। जो हमारे पूर्वज पहले खेती का काम करते थे या काफ़ी एक्सरसाइज वाला काम था, रोज़ाना साइकिल पे जाते थे, वो आज की डेट में हम लोग कार का प्रयोग कर रहे हैं या बाइक का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी जो रूटीन, जो पहले एक्सरसाइज हो जाती थी बिना कोई टाइम समय निकाले, वो आज की डेट में नहीं हो पा रही है। और ये एक्सरसाइज की कमी भी हार्ट डिजीज़ और शुगर दोनों को जन्म देती है। हिंदुस्तान में जो हृदय की बीमारियां हैं ये बाकी विश्व के कंपैरेटिवली 10 साल जल्दी आ रही हैं। अगर बाहर की एज में एक नॉर्मल आदमी को 50 साल के ऊपर हम मांगते हैं कि हार्ट डिजीज़ होने के चांस है, तो हिंदुस्तान में ये 40 के ऊपर भी आना काफ़ी हो गया है। अब हम बात करेंगे, जो मैंने पहले भी अपनी टॉक में डिस्कस किया, कि जो CAD या बेसिकली हार्ट डिजीज़ जो काफ़ी छोटी उम्र में 40 साल की उम्र या उससे भी कम में आना शुरू हो गया है। इसके लिए कई चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी रहती है, जैसे कि हमारा आज की डेट में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का समय नहीं है, और किसी तरह का जॉब स्ट्रेस है। आज की डेट में जैसे कोविड है, पोस्ट कोविड में मतलब आप कोविड से ठीक हो गए हैं, उन पेशेंट्स में भी कई बार हार्ट डिजीज़ आ रहा है, हम इस तरह के मरीज देख रहे हैं। तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को अगर इस तरह का छाती में दर्द या कोई सांस फूलने की दिक्कत रहती है तो उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना रहता है। ये दोनों दिक्कतें कई बार हार्ट की डिजीज बढ़ने की वजह से, या जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं कि उनके फेफड़ों में अभी भी संक्रमण रह रहा है या उसका कोविड का कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है वहाँ जो परमानेंट है, तो इस वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स आ सकते हैं। इनके बचाव के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता या किसी भाई बहन को ऐसी दिक्कत हुई है, तो आपको अपने को भी उसके लिए स्क्रीन करना रहता है। डॉक्टर्स के पास जाके अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराएं, हार्ट की चेकअप कराएं। रफली 2 इयर्स में एक आधी बार स्ट्रेस टेस्ट आप करा सकते हैं, तो उसमें आपका हृदय की बीमारी समय पे आपको पता चल सकती है, जिसका आप समय पे इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इंटेक में फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए। नॉन वेज का सेवन, जो रेड मीट जिसको हम कहते हैं, उसको आपको अवॉइड करना रहता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है। नमक का इंटेक कम, चीनी भी कंट्रोल में, मिठाइयाँ या जंक फूड आपको अवॉइड करना रहता है, और शराब का सेवन कम से कम, और तंबाकू का सेवन या स्मोकिंग आपको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बाहर बिल्कुल जीरो करनी रहती है। इवन आपको पैसिव स्मोकिंग भी, एक बार आपको अगर हार्ट डिजीज हो गया तो आपको पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करनी रहती है। अब मैं बात करूंगा जो आज के समय के लिए है, बेसिकली जैसे कोरोना, हमने 2 साल पूरी दुनिया ने इस महामारी को झेला है। भगवान की कृपा से अब इस फिलहाल ये कम है, लेकिन अभी भी 4th वेव की आशंका बनी हुई है। गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शंस अब हटा दिए हैं, लेकिन एज अ पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है। आप अपना भी बचाव करें और सोसाइटी का भी बचाव करें। कोविड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ों का फॉलो अभी भी करना चाहिए, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा कुछ मरीज हमारे पास आते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ है, माताजी बुजुर्ग हैं, पिताजी बुजुर्ग हैं, लेकिन वो ये सोच के कि कमजोर शरीर है, इनको वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, उन लोगों को अभी भी वैक्सीन लोग नहीं लगा रहे हैं। इस डर से आपको निकलना है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी बिना वैक्सीनेशन के रह जाता है तो वो एक फोकस रहेगा दोबारा से कोविड की कोई ना कोई वेरिएंट शुरू करने के लिए। तो इसलिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने और अपने आसपास आपके मित्रों में सब में इस वैक्सीनेशन का डर हटाएं और सब लोग वैक्सीनेशन का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अभी भी हैं, चाहे कोविड रिस्ट्रिक्शंस चली गई। इसके साथ ही मैं डॉक्टर नवीन खन्ना, कार्डियोलॉजिस्ट, पटेल हॉस्पिटल, आप सबको नवरात्रों की, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और नव संवत्सर और बैसाखी की बधाइयाँ। नमस्कार।